हे फ्रेंड्स, आज मैं अमेजन स्टूडियो द्वारा रिलीज द टुमारो वार मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके डायरेक्टर क्रिस मैकई और इस मूवी के लीड एक्टर क्रिस पैट यानी कि हमारे मार्वल हीरो स्टार लॉर्ड हैं, जिन्होंने इस मूवी में डैन फॉरेस्टर नाम के कैरेक्टर की भूमिका निभाई है। ये मूवी साई-फाई और टाइम ट्रेवलिंग और एलियन पर बेस्ड मूवी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी की कहानी पर चलते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें किसी कारण से डैन फॉरेस्टर को कुछ लोगों के साथ आसमान से नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है, जहां वो एक पुल में पानी में गिरते हैं और वहां से निकलने के बाद वो अपने गन को लोड करते हैं और फिर कहानी 28 साल पहले चली जाती है और हमें कैलिफोर्निया के एक जगह को दिखाया जाता है जहां अभी क्रिसमस का वक्त होता है और हमारे हीरो डैन अपने घर पर क्रिसमस पार्टी कर रहे होते हैं, जहां पर कई लोग आए होते हैं और डैन मोबाइल पर आर्मी रिसर्च लैब में जॉब के लिए बात कर रहा होता है। वो अभी कैलिफोर्निया में ही एक स्कूल टीचर और एक्स मिलिट्री ऑफिसर है जो एज अ रिसर्चर आर्मी रिसर्च लैब में काम करना चाहता है। के लिए वो वहाँ जाने वाला होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ लिली से इस बारे में बात करता है। वो बोलता है कि मैं अभी इसके लिए निकलने वाला हूँ। उसकी वाइफ बोलती है लेकिन आज तो आप अपनी बेटी मॉडी के साथ लाइव सॉकर मैच देखने वाले थे। वो बोलता है मैं सॉकर खत्म होने से पहले आ जाऊंगा। फिर उनकी वाइफ लिली उसे एक क्रिसमस कार्ड दिखाती है जिसे डैन के पिता ने भेजा होता है। डैन उसे बाहर फेंक देता है और हमें पता चलता है कि डैन और उसके पिता के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं होता। फिर वो बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है उसे रिसर्च लैब से कॉल आता है। वो उसे बताते हैं कि हम तुम्हारी जगह किसी और को अपॉइंट कर लिए हैं जिसकी डिग्री और एक्सपीरियंस तुमसे बेहतर है, जिससे डैन काफी गुस्सा होता है और अपना सारा गुस्सा वहां रखे डस्टबिन पर निकालता है और अपने घर के अंदर चला जाता है, जहां वो अपनी पत्नी और बेटी मॉडी के साथ सोफे पे बैठकर लाइव सॉकर मैच देख रहा होता है और अपनी बेटी से बातें कर रहा होता है, जहां उसकी बेटी बोलती है सब कुछ ठीक हो जाएगा डैड। फिर हम देखते हैं कि सॉकर मैच के बीच फील्ड में अचानक से एक ब्लू रोशनी आता है। वो एक वार्म होल होता है जिससे कई आर्मी के लोग निकलते हैं जो बोलते हैं कि हम आपके 30 साल बाद यानी कि फ्यूचर से आए हैं जहां एलियन अटैक हुआ है और आपके बच्चे और ग्रैंड चिल्ड्रन मुसीबत में, यानी कि आपका फ्यूचर मुसीबत में है और आपकी सहायता हमें चाहिए। उसके बाद पहले सरकार आर्मी के बहुत सारे लोगों को वहां भेजती है, जिसमें से 50% ही लोग वहां वर्म होल में जंप के लिए चूज किए जाते हैं और कैपेबल और फिट बैठते हैं। लेकिन वहां पर जो आर्मी वाले जाते हैं वो जिंदा बहुत कम ही लौट कर आ पाते हैं। वो एलियन के हाथों वहां पर मारे जा रहे होते हैं। सैकड़ों आर्मी के लोगों के मरने के बाद अब सरकार यहाँ पे सिविलियन को भी इस काम में भर्ती करना शुरू करती है और उन्हें भी चुन रही होती है, जिसमें वो सभी ऐसे लोगों का चुनाव कर रही होती है जो जल्द ही कुछ सालों में या फिर जल्द ही मरने वाले होते हैं और ये चयन उनके जंप के लिए फिट बैठने पर होता है। जंप मतलब कि वर्म होल में फ्यूचर के लिए जंप करना, जो कि 10-12 फीट ऊपर होता है और उससे वो नीचे गिरते हैं फ्यूचर में। इसके बाद हमें डैन को एक स्कूल में बायोलॉजी के टीचर के रूप में दिखाया जाता है जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, जहां आर्मी वाले उसे बेस पर बुलाते हैं, वहां पर उसका चेकअप कर रहे होते हैं। वो डैन से पूछते हैं कि तुम पहले आर्मी में थे ना? वो बोलता है कि हाँ, ये लेकिन 12 साल पहले की बात है, आखिर ये सब हो क्या रहा है? वो बोलते हैं कि आप जंग के लिए चुने गए हैं और वो उसे एक डिवाइस भी पहना देते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ये डिवाइस आपके पास 1 वीक तक रहेगा, यानी कि जंग खत्म होने और आपके जिंदा आने तक, और आप इससे कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। ऐसा करने पर आप पकड़े गए तो आपको जेल भी हो सकता है। फिर डैन वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि डैन की वाइफ एक ट्रॉमा सेंटर में काम करती है, जहां पर जो लोग जंग पर से आए होते हैं वो लोग ट्रॉमा में होते हैं और उन्हें सुनकर और उनका ट्रीटमेंट वो करती है। डैन वहां पहुंचकर अपना डिवाइस दिखाता है, जिसके बाद उसकी वाइफ लिली बोलती है कि हम लोग अपनी बेटी मॉडी के साथ कहीं दूर चले जाएंगे। डैन बोलता है कि हम सरकार से भाग नहीं सकते, जिसके बाद उसकी वाइफ बोलती है कि तुम अपने डैड के पास क्यों नहीं जाते, वो जरूर इसके बारे में कुछ करेंगे। डैन अपने पिता के पास नहीं जाना चाहता, फिर भी उसे न चाहते हुए भी अपनी वाइफ की बात माननी पड़ती है और अपने डैड के पास जाना पड़ता है। डैन अपने डैड के पास जाता है और उसके डैड जब उसके उस डिवाइस को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ, तुम ठीक जगह हो, केवल मैं ही बस इसे निकाल सकता हूँ। उसके बाद डैन और उसके डैड के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाता है, जिसमें डैन बोलता है कि आपने हमें, जब आपकी जरूरत थी तो आपने हमें छोड़ दिया, और उसके बाद वो बोलता
बोलता है कि कोई भी क्रिसमस कार्ड भेजने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको कोई भी दूसरा मौका नहीं दूंगा। उसके बाद वो बिना डिवाइस निकाले वहाँ से निकल जाता है। जब अपने घर पहुँचता है तो उसकी वाइफ उस डिवाइस को देखती है। फिर डैन बोलता है कि अगर मैं नहीं गया तो इस दुनिया का क्या होगा, और मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे 7 दिनों तक कुछ भी नहीं होगा, मैं वापस जरूर आऊंगा। उसकी वाइफ मजबूरन मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम ही मॉरी को ये सब बताओगे। फिर वो मॉरी के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि वो जंग के लिए जा रहे हैं। मॉरी रोने लगती है। वो बोलते हैं कि बेटा मत रो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस जरूर आऊंगा, मैं वापस आ जाऊंगा। फिर डैन सबको अलविदा कर आर्मी सेंटर पहुंचते हैं, जहाँ पर सभी को अलग अलग टीम में बांटा जाता है, जिसमें डैन और कुछ लोगों को आर फोर्स टीम में रखा जाता है। डैन के बगल में एक चार्ली नाम का एक टीचर होता है, जिससे डैन की दोस्ती हो जाती है। वहाँ सभी को बताया जा रहा होता है कि 7 दिनों बाद जब उनका रेस्ट डे होगा, यानी कि वो लोग इस दिन अपने नेस्ट में जाकर सोते हैं, इस आराम करते हैं, उसी दिन हम लोग उन पर अटैक करेंगे। उसके बाद वो लोग ये भी बताते हैं कि उन्हें गले और पेट में ही मारा जा सकता है और 7 दिनों तक आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ आराम कर रहे होते, तभी अचानक से सायरन बजने लगता है। सभी आर्मी वाले बोलते हैं इमरजेंसी, आप लोगों को जल्द ही निकलना होगा। डैन पूछता है कि हमें तो 7 दिन बाद निकलना था। वो लोग बताते हैं कि वहाँ की रिसर्च लैब पर अटैक हुआ है, इसलिए हमें अभी निकलना होगा। फिर सभी को एक रूम में इकट्ठा किया जाता है, जिसके ऊपर एक डिवाइस को ऑन किया जाता है, जिससे वहाँ पर एक वर्म होल बन जाता है और सभी लोग उसमें खींचे चले जाते हैं। लेकिन किसी टेक्निकल इशू के कारण सभी लोग इधर उधर गिर रहे होते हैं और बिल्डिंग से टकराकर, दीवार से टकराकर वहीं मर जाते हैं। डैन और कुछ लोग पुल में पानी में गिरते हैं, जो हमें मूवी के शुरुआत में दिखाया जाता है, जिससे कुछ लोग बच जाते हैं और डैन वहाँ से निकलता है। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि वो अपने गन को लोड करता है। वो लोग देखते हैं कि वो लोग एक बिल्डिंग के छत पर है और वहाँ से वो जब बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जो आर्मी के होते हैं उन पर वो एलियन अटैक कर रहा होता है। वो एलियन बहुत अजीब तरह का दिख रहा होता है। उसके बाद वहाँ की आर्मी उसे कांटेक्ट करती है और बोलती है कि उसे जल्दी निकलना होगा, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर मिसाइल गिराया जाने वाला है। ये सर पूरी तरह से खाली कराया जा चुका है और हमारे रिसर्च लैब में यहाँ से कुछ दूरी पर है, उसमें कुछ साइंटिस्ट अभी भी फंसे हुए, उन्हें आपको रेस्क्यू करना होगा। और वो डैन से बोलती है कि जैसे कि आप एक्स मिलिट्री कमांडर रह चुके हैं, इसलिए मैं आपको इस मिशन का लीडर बनाती हूँ। फिर वो सभी के साथ डैन चौकन्ना होकर उस लैब वाली बिल्डिंग में जाता है, जहाँ पर वो सभी देखते हैं कि वो क्रिएचर सभी को वहाँ में मार चुके होते हैं। अब वो आर्मी वाले फिर से उनसे बोलती है कि आपको यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वो क्रिएचर किसी को जब मारते हैं तो ऐसे ही छोड़ नहीं देते, वो वापस उसे लेने आते हैं। वो डैन से बोलती है कि हम आपको 7th फ्लोर पे जाना होगा, एक ब्लू रंग का केमिकल उसे आपको साथ में लाना होगा। डैन और चार्ली वहां जाते हैं और उस केमिकल को ले लेते। फिर वो आर्मी वाले रास्ता बताते हैं कि आपको पीछे की ओर सीढ़ियों से भागना होगा, क्योंकि आप तक पहुंच रहे हैं। फिर वो लोग जैसे ही सीढ़ियों से जा रहे होते हैं, वहां पर वो क्रिएचर उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग अपने शरीर से कुछ नुकीली चीज निकाल रहे होते हैं, जिससे कई लोग वहां पे मारे जाते हैं। डैन और चार्ली और कुछ लोग वहां से किसी तरह से बचकर भाग जाते हैं, लेकिन वो क्रिएचर उन पर अटैक करने वहां पर भी आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आर्मी की जेट से मिसाइल भी गिराया जा रहा होता है। अब वो किसी तरह से आर्मी द्वारा बताए गए निर्देश अनुसार भाग रहे होते हैं, लेकिन उनका एक टीममेट ऊंचाई से गिर जाता है। जैसे ही वो लोग उसे बचाने जाते हैं, वहां पर वापस से वो एलियन क्रिएचर उन पर अटैक करने वाला होता है। वो सभी उन पर अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं और किसी तरह से भाग रहे होते हैं। जैसे ही वो जोन से निकलने वाले होते हैं, उस जगह पर एक मिसाइल गिर जाता है, जिसके बाद डैन की आंख जब खुलती है तो वो मिलिट्री कैंप में होता है, जहाँ पर चार्ली भी होता है। वो चार्ली से पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? वो बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो जैसे ही टेंट से बाहर आता है, वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे आर्मी वाले होते हैं। वहाँ उसका एक टीममेट भी बैठा होता है। वो उससे पूछता है कि बाकी कहाँ है? वो बोलता है कि बाकी सब यहीं पर तो है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे बॉक्स होता है और उसी के अंदर वो सब होते हैं, यानी कि वो सब मारे गए, अब यही तीनों बचे हैं। वो बोलता है कि सब तुम्हारे कारण हुआ, अगर हम उसे बचाने नहीं जाते और भाग रहे होते तो हम सब बच सकते थे। डैन बोलता है हम बचाने ही तो आए, यही हमारा मिशन है। वो बोलता है कि लेकिन हम बचा तो नहीं पाए, हम चाहे कुछ भी कर लिए सब कभी ठीक नहीं होगा। डैन बोलता है ऐसा नहीं है। उसके बाद वहाँ पर एक आर्मी वाली आती है और डैन से बोलती है कि आपको हमारी कमांडर बुला रही है, और उन दोनों को बोलती है, चार्ली और एक उसके टीममेट को बोलती है कि आपको हमारे साथ जाना हो, चलना होगा। उसके बाद डैन उस कमांडर के पास जाता है। वहाँ पर एक आर्मी वाली आती है और बोलती है कि कर्नल फॉरेस्टर, मैं कर्नल नहीं हूँ। वो बोलती है मैं कमांडर से बोल रही हूँ। डैन फिर उससे बात करता है और उसे पता चलता है कि वो उसी की फ्यूचर में बेटी मॉरी है। वो ये सुनकर काफी खुश हो जाता है
और बोलता है मैंने लास्ट टाइम तुम्हें बहुत छोटा देखा था और आज तुम काफी बड़ी हो गई हो। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था तुम्हें साइंस ही पसंद है। मॉरी बोलती है हाँ, मैंने बायोटेक से PhD किया है, रिसर्च लैब में हेड रिसर्चर हूँ, मैंने ही इस आर फोर्स को बनाया है। फिर वो डैन को बोलती है कि आप मेरे साथ आइए, आपको बुलाने का कोई और मकसद है। फिर वो डैन और कई आर्म फोर्स के साथ एक हेलीकॉप्टर से कहीं जा रही होती है। वो डैन को बताती है कि हमें एक नेस्ट मिला जिसमें एक फीमेल क्रिएचर और सैकड़ों की तादाद में वो मेल क्रिएचर वहाँ पे मौजूद रहते हैं और मरने को भी तैयार रहते हैं, जो उसकी वहाँ रक्षा कर रहे होते हैं। हमने एक टॉक्सिक बनाया था, ये टॉक्सिक मेल पर तो यूज हो रहा है लेकिन फीमेल इससे बच गई। वो इससे कैसे बच रही है हमें इस पर रिसर्च करना है, हम लोग उसे यहाँ लाने जा रहे हैं। उसके बाद वो वहाँ पर जा रहे होते हैं। डैन उसे पूछता है कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो पूछती है कि आप कैसे मरे थे। नहीं, मेरे साथ आखिर क्या हुआ था और मरने से पहले क्या हुआ था। वो बोलती है कि हम ज्यादा बात ना करें, वही ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो सभी उस नेस्ट के पास पहुंचते हैं जहाँ पर आर्मी के कुछ लोग उस फीमेल क्रिएचर को गुफा से एक चेन के द्वारा निकाल रहे होते हैं, लेकिन वो उन सभी पर ही अटैक करके उन्हें मार रही होती है। तभी मॉरी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से उतरती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। डैन उसे मुसीबत में देखकर वो भी हेलीकॉप्टर से वहाँ उतरता है और वो सभी किसी तरह से उस फीमेल क्रिएचर को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। फिर उसे एक हेलीकॉप्टर से बांधकर वहाँ से ले जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में मेल क्रिएचर वहाँ पर अटैक कर देते हैं, जिनसे किसी तरह से बचते हुए वे सभी वहाँ से निकल जाते हैं और मॉरी और डैन एक वैन से निकलते हैं। फिर वो दोनों एक समुद्र के पास रुकते हैं जहाँ मॉरी बोलती है कि आप हमें छोड़कर चले गए थे। डैन बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बोलती है कि मुझे भी ऐसा ही लगा था और एक दिन आपका कार एक्सीडेंट हुआ और आप हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। डैन ये सुनकर काफी उदास होता है। वो बोलती है मैंने आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। आपको मैंने किसी और काम से बुलाया है, किसी और कारण से बुलाया है। फिर वो सभी के साथ बेस कैंप पहुँचते हैं जो कि काफी सुरक्षा से घिरा होता है। वहाँ पर मॉरी उस फीमेल क्रिएचर को बेहोश कर उस पर रिसर्च कर रही होती है और उसके ब्लड सैंपल से एक टॉक्सिक को 100% एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो सभी क्रिएचर को मार सके। वहाँ पर डैन भी आता है और उससे मदद करने के लिए बोलता है। पहले तो वो नहीं मानती, फिर वो उससे मदद करने देती है। उसके बाद वो उसे बताती है कि हम इस टॉक्सिक का यहाँ पर यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कम मात्रा में है और ये इतना ही है। आपको यहाँ पर बुलाने का मकसद है कि आपको इसे केमिकल को अपने साथ ले जाना होगा। मैं किसी और को नहीं दे सकती क्योंकि मैं आप पे भरोसा करती हूँ। इसे बनाने के लिए वहाँ पर अच्छे से इक्विपमेंट भी होगा और आप बहुत सारे इसे बना भी सकते हैं ताकि जब एलियन आए तो हम लोग उस पर यूज कर बच सकें, उस एलियन को खत्म कर ह्यूमैनिटी को बचा सकें। डैन इसके लिए मान जाता है लेकिन बोलता है कि मैं तुम्हें वापस से बचाने जरूर आऊंगा। फिर वो 100% उस केमिकल को बना लेती है, लेकिन दिखाया जाता है कि वो फीमेल एलियन होश में आ जाती है और उस केमिकल को देख के वो बहुत जोर से एक साउंड निकालती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सैकड़ों की तादाद में मेल क्रिएचर उस बेस को चारों तरफ से घेर चुके होते हैं। सुरक्षा को तोड़ते हुए वहाँ पर अपने फीमेल क्रिएचर को लेने आ रहे होते हैं। वो सभी को मार देते हैं। मॉरी और डैन अपने वेपन द्वारा किसी तरह से उसे मारकर बच रहे होते हैं और मॉरी डैन को बचा रही होती है ताकि वो टॉक्सिक केमिकल को अपने समय में सुरक्षित ले जा सके। लेकिन वहाँ एक क्रिएचर मॉरी पर हमला कर देता है जिससे मॉरी बहुत ऊंचाई से गिर रही होती है। डैन उसे बचाने भी जाता है लेकिन वो जानबूझकर वहाँ से अपना हाथ छोड़ देती है जिससे डैन अपने समय में जा सके। और इस पर दिखाया जाता है कि डैन का ये वक्त आ चुका होता है जिससे वो वर्म होल में खींचा चला जाता है और अपने समय में लौट जाता है, जहाँ पर कुछ लोग जिसमें चार्ली और उसका वो टीममेट भी होता है वो वहाँ पर सुरक्षित पहुँच जाते हैं। फिर जब डैन बाहर आता है तो वहाँ पर उसकी वाइफ उसे लेने आती है। फिर वो अपने घर चला जाता है जहाँ अपनी बेटी को देखकर वो काफी खुश होता है। फिर अपनी पत्नी को सभी बात बताता है कि वो अपने फ्यूचर में बेटी से मिला और वो साथ में टॉक्सिक जिससे क्रिएचर ये सभी क्रिएचर मारे जा सकते हैं उस पर काम कर रहा था, जिससे उसकी बेटी ने उसे ढूंढा होता है। लेकिन अब उसके पास सॉल्यूशन है लेकिन अब उसका यूज नहीं कर सकता। वो काफी उदास होता है। उसकी वाइफ बोलती है कि कोई बात नहीं। फिर वो बोलती है लेकिन 2048 में मतलब 248 में पहला अटैक हुआ था तो शायद जरूरी थोड़ी ना है कि ये उस समय आए होंगे, शायद ये 47 या 46 में कहीं रस्ते के सुनसान इलाके में आए होंगे। डैन बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पर कोई भी क्रैश नहीं हुआ होता और सैटेलाइट से भी कोई पता नहीं चला होता कि कैसे ये आए। उसकी वाइफ बोलती है शायद हम गलत हैं, हम गलत समय में ढूंढ रहे हैं, जिसे डैन भी एग्री करता है और वो फिर उसी टीममेट के पास जाता है और अपनी बेटी और पूरी दुनिया को बचाने की बात करता है और वो एलियन को ढूंढने के लिए मान भी जाता है। उसके पास एक क्रिएचर के पंजे का टुकड़ा भी होता है
जिसकी सहायता से चार्ली माइक्रोस्कोप के द्वारा उसकी जांच करते हैं, जिसमें वो पाते हैं कि इसमें रशिया नहीं बल्कि चाइना का ज्वालामुखी का राख है। वो बोलते हैं कि हमें ज्वालामुखी एक्सपर्ट की जरूरत है। फिर डैन को याद आता है कि उसके क्लास में एक स्टूडेंट है जो ज्वालामुखी एक्सपर्ट है, यानी उसे ज्वालामुखी के बारे में सब कुछ पता है। डैन और सभी लोग उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि ऐसा हो सकता है कि चाइना का ज्वालामुखी का राख और नॉर्थर्न रशिया में कोई रिलेशन हो। वो बोलता है सवाल भले ही वियर्ड है, पर चाइना और कोरिया के बीच में 946 AD में बहुत बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, जिसकी राख आधी दुनिया में छा गई थी। डैन बोलता है क्या हम उस रशिया की उस जगह का पता लगा सकते हैं। वो लैपटॉप मांगता है और उस जगह का पता लगा लेता है। वो बोलता है कि रशिया की जगह पर बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके 400 मीटर नीचे साइंटिस्ट को ज्वालामुखी का वही राख मिला था, और ये बर्फ उतना ही है जितना 946 AD से अभी तक बर्फ गिरा है। फिर वो लोग ये पता लगाते हैं कि ये बर्फ 1948 में पूरी तरह से पिघल जाएगा, जिससे वो नीचे ही शायद मौजूद होंगे, जिससे वो नीचे से ऊपर आ गए होंगे, यानी कि वो पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे, जो बर्फ के कारण से ऊपर नहीं आ पा रहे थे। वो सब इस बात को लेकर सरकार के पास जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें ये सब पता चला है और हमें जाना होगा। लेकिन वो सरकार का जो ऑफिसर होता है वो मना कर देता है। वो बोलता है कि पोर्टल बंद होने के बाद हालात बहुत खराब हो गए हैं, सभी देश में दंगे फसाद चल रहे हैं और हम तुम्हें टैक्स के पैसों छुपा कर दूसरे देश में नहीं भेज सकते। फिर उसके बाद वो चला जाता है। फिर चार्ली बोलता है ऐसे इंसान की जरूरत है जिसके पास एक शानदार प्लेन हो और वो एक अच्छा पायलट हो और जिसे नियम तोड़ने का कोई भी डर ना हो, और हमें वो रशिया बिना किसी प्रॉब्लम के ले जाए। डैन बोलता है मुझे ऐसे इंसान के बारे में पता है। वो अपने डैड के पास ले जाता है। उसके डैड भी इस काम के लिए मान जाते हैं और वहाँ पर जो फ्यूचर के आर्मी आए होते हैं पहले, वो उनके लिए उस तरह के और भी टॉक्सिक जितना ही बन पाता है वो बना देते हैं। फिर वो लोग उस प्लेन से उस जगह पर पहुंचते हैं। बर्फ का पहाड़ भी मिल जाता है जहाँ पर वो विस्फोट कर उस बर्फ को हटा देते हैं और वहाँ जाकर वो उस स्पेसशिप को भी ढूंढ लेते हैं और उसके अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी भी वहाँ पर बंद होते हैं और सुरक्षित होते हैं, जिसमें वो डैन और सभी लोग उसमें टॉक्सिक डाल रहे होते हैं। वो टॉक्सिक भी काम कर रहा था। वो सभी क्रिएचर धीरे धीरे मर रहे होते हैं, लेकिन कुछ क्रिएचर वहाँ से भाग कर बाहर चले जाते हैं। वो लोग किसी तरह से उन सभी को मार रहे होते हैं, लेकिन इनमें से एक फीमेल क्रिएचर आजाद हो जाती है और वो सभी पर अटैक कर रही होती है। डैन उसमें वो टॉक्सिक इंजेक्ट भी कर देता है, लेकिन वो जहाँ पर वो टॉक्सिक इंजेक्ट हुआ होता है उस जगह को अपने से उखाड़ कर फेंक देती है और डैन पे अटैक करने लगती है, जहाँ पर उसके डैड सामने आ जाते हैं और उससे बोलते हैं कि मुझे माफ करना डैन, मैं तुम्हारा अच्छा पिता नहीं बन पाया। लेकिन डैन वहाँ बैठे ही नहीं रह सकता था, इसलिए वो डैन उसकी क्रिएचर के पीछे से उस पर चढ़ जाता है और उसे गले और पेट में वार करता है और उसके मुंह में वो टॉक्सिक भी डाल देता है और खाई से नीचे गिरा देता है, जिससे वो फीमेल क्रिएचर मोही मर जाती है और वो सभी अपने फ्यूचर को बचा लेते हैं। अब ये कि ना ही ये क्रिएचर होंगे ना ही वो फ्यूचर में उस तरह का वो कर पाएंगे। दूसरी तरफ डैन अपने घर जाता है और अपने फैमिली के साथ खुश होता है और वो लोग टीवी पर देख रहे होते हैं कि सरकार ये सब खुद ही क्रेडिट ले रही होती है और बोलती है कि मुझे जैसे ही पता चला मैंने अपने जाबाज सैनिकों को वहां भेज दिया। और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।